गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है आपका देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता, पेट्रियटिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट है। सबसे पहले भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम छपा कहाँ था? आनंद मठ में। हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। हमारी राष्ट्रीय एकता के क्या प्रतीक है? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। जनगण मन पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया था कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब माना गया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान गाने का समय क्या है? हम सब जानते हैं, 48 से 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्र ध्वज क्या है हमारा? एक झंडा है जिसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। उस झंडे का नाम है तिरंगा। राष्ट्रध्वज को मान्यता कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या अनुपात है? 3:2। ये 3 फुट ऐसे है और 2 फुट ऐसे है। राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। कौन कौन से? केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरी सबसे ऊपर, उसके बाद बीच में सफ़ेद होता है, सबसे नीचे क्या होता है? हरा होता है। राष्ट्रध्वज में केसरी रंग किस चीज़ का प्रतीक है? वीरता और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई और वीरता का, और राष्ट्रध्वज का हरा रंग समृद्धि और उन्नति का। राष्ट्रध्वज में सफ़ेद पट्टी में तिल्लियाँ होती हैं 24, जो एक चक्र में बंद होती हैं। जो सारनाथ से लिया गया था, उस चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें सबसे पहले क्या है? राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता क्या कह रहा है? मनुष्य पहले कंदराओं और गुफाओं में रहता था, परंतु आज वह सभ्यता, संस्कृति और उन्नति की शिखर पर है। धीरे धीरे मनुष्य ने सामाजिक जीवन को महत्व को समझा है। इसी प्रकार देश की कल्पना साकार हुई है। जन्म देने वाली माँ तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर समझी जाने लगी है। देश वास्तव में एक ऐसा जन समुदाय होता है जो एक सूत्र में बंधा होता है, जो निम्नलिखित प्रकार का है, जिसमें कि भूभाग की एकता आती है, हमारी संस्कृति आती है, हमारी शासन व्यवस्था आती है और हमारी राष्ट्रीय भाषा आती है। कहता है जो मनुष्य समुदाय के एक भूभाग में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देश कहते हैं। जिसमें संस्कृति एक हो, जिसकी शासन व्यवस्था एक ही हो और वो डिसिप्लिन में रहते हो, उसी अनुशासन के साथ वो काम होता हो वहाँ पर, जिसकी भाषा भी एक और सुख दुख में एक दूसरे के साथ ही हो। देशभक्ति किसी मिट्टी की मूर्ति की भक्ति नहीं है, मतलब मूर्ति पूजा नहीं है। देशभक्ति से अभिप्राय है ऐसे लोगों की सेवा जो एक देश के कहलाते हों। देश के अंतर्गत देश की प्राकृतिक सौंदर्यता भी आती है। प्राकृतिक सौंदर्यता में उसके पर्वत, नदियाँ, जंगल तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पति आती है, और इसके साथ साथ वहाँ के जीव जंतु जो देश में पैदा हुए हैं वही आते हैं। प्रवासी जीव जंतु नहीं, केवल जो देश में पैदा हुए हैं। भारत में ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं, जंगल हैं, नदी नाले हैं, मनुष्य के मन को बरबस मोह लेते हैं। भारत में 6 ऋतुओं का होना दुनिया में अपना साई नहीं है, मतलब भारत में सिर्फ ऐसे एक देश है जिसमें 6 की 6 ऋतुओं का आगमन है। आज हम आज़ाद हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत देश में भक्ति की भावना क्या हो जा रही है? कम होती जा रही है। भाषा के नाम पर झगड़े होते हैं, प्रांत के नाम पर देश बटा हुआ है, राष्ट्रभाषा का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? कह रहा देशभक्ति के लिए देश के प्रति वही कर्तव्य है जो एक नागरिक का अपने देश के लिए होता है। हमारा पहला कर्तव्य है हम जहाँ भी कार्य करते हैं उस काम को ईमानदारी से करें। हमारा दूसरा कर्तव्य है हम जो सरकार को टैक्स लगाते हैं उसको हमें ईमानदारी सरकार को देना चाहिए। नागरिकों को अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम हो। नागरिकों का कर्तव्य है कि वह देश के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। रिश्वतखोरी, परिवार पोषण आदि से दूर रखना चाहिए। नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग न करे तथा उसे नष्ट भी ना करे। नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसियों और मोहल्ले वालों से प्यार करे, समाज से प्यार करे। सदा दूसरों की भलाई करते रहना ही नागरिक का कर्तव्य है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने में बहन भाइयों की तरह प्रेम से रहते हैं। कोई भी शक्ति उनको भाषा, धर्म या जाति के आधार पर बांट नहीं सकती। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की पूरी छूट है। उनको कोई भी काम करने या कोई भी कार्य अपनाने की पूरी छूट है। वह कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से भाषा बोल सकते हैं। देश के लोग मिलजुल कर अपना दुख सुख बांटते हैं और मिलजुल कर अपना साहित्य, कला, इतिहास तथा सभ्यता की रक्षा करते हैं। लोगों की इस भावना को ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में अनेकता में होते हुए भी एकता छुपी हुई है। राष्ट्रीय एकता की क्यों आवश्यकता पड़ी? राष्ट्रीय एकता है क्या? देखिए, राष्ट्रीय एकता व्यवस्था क्यों पड़ी है? कह रहा भारत में राष्ट्रीय एकता की जरूरत नीचे लिखे कारणों से पड़ी है। जैसे पहला कारण है गरीबी। कह रहा भारत गरीब देश है जिसमें गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम सभी को आपस में मिलजुल कर
उत्पादन बढ़ाना होगा जिससे हमें रोजगार मिले तथा गरीबी दूर हो। क्षेत्रवाद, आज़ादी के लगभग 50 साल बाद भी हम क्षेत्रवाद में लगे हुए हैं। अभी पंजाबी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। गोरखालैंड आंदोलन की गतिविधियां हिंसक हो उठी हैं। ANV की गतिविधियां त्रिपुरा में सक्रिय हैं। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर में भी नया संकट उत्पन्न होता जा रहा है। धर्म क्या है? भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म की गलत अर्थ लगाकर असामाजिक तत्व कई दफा सांप्रदायिक झगड़े भी करवा चुके हैं जिससे देश कमजोर होने लगता है। प्रत्येक धर्म हमें एक दूसरे से प्यार करना ही सिखाता है। राष्ट्रीय एकता की जरूरत इसलिए इन्हीं कारणों से है जो ये सब काम हो रहे हैं। आगे भाषा हमारे देश की अलग अलग कह रहा है। राष्ट्रीय एकता इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग भ्रम के कारण हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विरोध करने लगते हैं। भारत ही हमें एक सूत्र में पिरोकर, भाषा ही हमें एक सूत्र में पिरोकर रख सकती है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है? हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें कई बड़े देश भारत से ईर्ष्या करते हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। विदेशी हमलों से डर आज भी दूर नहीं हुआ है। हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए व देश की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। खेल और राष्ट्रीय एकता, खेल राष्ट्रीय एकता की भावना अपने देशवासियों में पैदा करते हैं। जब राष्ट्रीय टीम अपने देश के लिए खेलती हैं तो उसमें एक प्रांत या किसी विशेष जाति के लोग नहीं होते। सभी खिलाड़ी एक ही टीम भावना से परिवार के सदस्यों की भांति खेलते हैं। किसी रंग, भेद, जात, धर्म, जात पात, भाषा आदि पर कोई नहीं होता। किसी प्रकार कोई भेद नहीं है। हर एक खिलाड़ी को पूरा जोर लगाकर देश के लिए टीम को जिताने की कोशिश करता है। वही चाहता है कि टीम हमारी जीते। खेलों द्वारा ही राष्ट्रीय एकता को दृढ़ कर सकते हैं। राष्ट्रीय झंडा कब लहराया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय झंडा लहराने के कौन कौन से अवसर? सबसे पहले क्या है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। कह रहा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रीय झंडा लहराते हैं। देश के अन्य शहरों में भी राष्ट्रीय झंडे को लहराया जाता है। राष्ट्रीय सप्ताह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल। राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग में शहीदों की याद में मनाया जाता है। इस सप्ताह में भी राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर 15 अगस्त 1947 को भारत शताब्दियों से गुलामी की बाद स्वतंत्र हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा लहराते हैं। देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर, महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है। राष्ट्रीय अधिवेशन के समय भी राष्ट्रीय झंडा लहराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में अन्य देशों के झंडों के साथ साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जाता है। प्रांतीय दिवस, यदि कोई प्रांत अपना दिवस मनाए तो उसे दिन भी राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है। लोकसभा, राष्ट्रसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सरकारी निवास स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा प्रतिदिन लहराया जाता है। राष्ट्रीय झंडा लहराते समय कौन कौन सावधानी बरतनी है? सबसे पहली क्या है? झंडा सही से बना हो पहले, जैसे कि केसरी रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। सभाओं में राष्ट्रीय झंडा वक्ता के पीछे, उसके सिर और बाकी सजावटों के ऊपर होना चाहिए। जुलूस में झंडा दाएं कंधे पर होना चाहिए, मतलब सीधे हाथ की तरफ। जुलूस तथा उत्सवों के समय झंडा स्टेज के आगे दाईं ओर लगाना चाहिए। झंडे को तेजी से चढ़ाना तथा उतारना धीरे धीरे चाहिए। झंडा सूर्य निकलने से पहले चढ़ाना और सूर्य अस्त होने पर उतारना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के ऊपर केवल UNO का झंडा ही लहराया जा सकता है। किसी UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी सालाना मतलब सैल्यूट देते, किसी भी सलामी से सैल्यूट देते समय राष्ट्रीय झंडा नीचे नहीं झुकाया जा सकता। सैल्यूट देते समय नीचे नहीं झुकाया जा सकता है। अगर सैल्यूट देते हैं तो उस टाइम पे झंडा नीचे नहीं आना चाहिए। उसके बाद एक पोल पर केवल एक ही झंडा लहराया जाएगा। झंडे को न तो पानी में गिरने देना चाहिए, ना ही जमीन को छूने देना चाहिए। किसी चादर, थैले, रुमाल आदि पर राष्ट्रीय झंडे की कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। विज्ञापन आदि में केवल सरकार ही राष्ट्रीय झंडा दे सकती है। फीके रंग वाले या फटे हुए कपड़े के झंडे भी नहीं लहराने चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु पर राष्ट्रीय झंडा आधी ऊंचाई तक लहराया जाता है। क्लियर है? आपको ये ऐसे टाइप क्वेश्चन करने हैं सारे, ठीक है। कॉपी में भी राइट करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।